नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जितनी भी हमारे लेक्चर अभी तक आए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जो टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट है आप वहां पर उन्हें जाकर देख सकते हो। और अगर उनसे रिलेटेड आप नोट्स लेना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके आप उन्हें मंगवा भी सकते हो। ये हमारा सेकंड चैनल है प्लास्टिक प्रोसेसिंग के, इसे यूट्यूब पर जाकर आप सर्च करके इस पर विजिट भी कर सकते हो और इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आने वाली जितनी भी इम्पोर्टेंट लेक्चर होंगे वो आप लोगों को यहाँ पर भी मिल सकें। आज का जो टॉपिक है वो हम देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक है। तो ये टॉपिक है फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, क्योंकि जब हम प्लास्टिक मटेरियल की बात करते हैं, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल हो चाहे वो थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल हो, उसकी क्या प्रॉपर्टी रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें उसकी रहने वाली हैं, वो सारी चीज़ें, वो किससे रिएक्ट करेगा किससे रिएक्ट नहीं करेगा। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ प्लास्टिक मटेरियल ऐसे होते हैं जो किसी जैसे केमिकल प्रॉपर्टी उनकी ऐसी होती है कि वो किसी भी केमिकल के प्रति क्या होते हैं, एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, प्रतिरोध करते हैं उसका। यानी कि अगर हमने कोई कैन ली, उस कैन में हमें कोई भी केरोसिन ऑयल है, चाहे वो डीजल है, चाहे पेट्रोल है, चाहे कोई सा भी ऑयल है, केमिकल है, उसे अगर हम भर कर ले जा रहे हैं तो अगर जो प्लास्टिक मटेरियल है अगर उससे रिएक्ट करेगा तो वो हमारे जो केमिकल है उसके लिए सही नहीं होगा और उससे रिएक्ट कर लेगा वो, तो उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए उसकी जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आज के लिए आपकी जो मोटिवेशन कोट है वो क्या रहने वाली है। आपका मस्तिष्क कोई कचरे का डिब्बा नहीं है जिसमें क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और ईर्ष्या रखें। आपका मस्तिष्क एक खजाना है जिसमें आप प्यार, सम्मान, ज्ञान, विज्ञान, मानवता, दया जैसी बहुमूल्य चीज़ें रख सकते हैं। ये चीज़ें कहने में बहुत आसान लगती है, लेकिन जब आप इस पर इम्प्लीमेंट इन्हें ग्राउंड लेवल पे की जाती हैं तो बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों को एक ही साथ अप्लाई कर सकें या एक ही साथ इम्प्लीमेंट आप लोगों को करना है। नहीं, एक ही साथ कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी एक प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा खिंचता है। धीरे धीरे कोई भी प्रोसेस है वो होता है, चलता है। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है। तो अगर ये प्यार, सम्मान जैसी चीज़ें हैं, अगर आप दिन प्रतिदिन, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में या फिर महीने, साल में अगर छोटी छोटी चीज़ें आप ग्रहण करोगे, अपने माइंड में डालोगे, अपने दिमाग में डालना स्टार्ट कर दोगे, तो कुछ समय आप बाद आप लोग देखोगे कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में आ रही हैं, एंटर कर रही हैं और आप लोगों की लाइफ को बदल रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूले हैं ये कहीं ना कहीं कॉमन फॉर्मूले हैं। यानी कि मैं अगर बात करूं हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन की, तो अगर हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है तो मैं इसमें क्या जोड़ दूं या क्या हटा दूं, कुछ नया प्लास्टिक बन जाए। यानी कि मैंने बात कर रहा हूं यहाँ पर कॉमन प्लास्टिक की। ठीक है, तो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन यानी कि HDPE की जब हम बात करते हैं तो इसके मोनोमर को जब हम देखते हैं तो इसका मोनोमर आप लोगों को इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है कि अगर एक प्लास्टिक है A और दूसरी प्लास्टिक है B, तो मैं अगर इन दोनों को आपस में मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, तो क्या ये प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये क्या आपस में मिक्स होंगे या नहीं होंगे, ये कौन तय करेगा? ये स्ट्रक्चर जो ये फॉर्मूले हैं वही तय करते हैं। क्योंकि अगर इसका कोई अपना ग्रुप है और इसका भी कोई ग्रुप है, जब तक वो आपस में रिएक्ट करके एक नया फॉर्मूला क्रिएट नहीं करेंगे तो वो जो मशीन में हम उस प्लास्टिक मटेरियल को नहीं चला सकते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक नई तीसरे मटेरियल की प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप CH2 और यहाँ पर कोष्टक आप देख सकते हो और ये बॉन्ड लगे हुए हैं। तो ये जो बॉन्ड आप देखते हो साइडों में जो ये बॉन्ड लगे हुए हैं, इनका मतलब होता है कि ये जो एक मोनोमर है ये यूनिट सिंगल नहीं है। इसके आगे भी काफ़ी सारे मोनोमर एक चैन के रूप में लगाए जा सकते हैं। बहुत लंबी चैन ये जा सकती है और जब ये चैन के रूप में क्रिएट हो जाएगी, चाहे वो पॉलीमराइजेशन से हो चाहे फिर कंडेंसेशन से हो, तो जब ये क्रिएट हो जाएगी तभी इसका नाम क्या आता है? पॉली। ठीक है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। जब मैं मोनो की बात करता हूँ तो मैं एक सिंगल यूनिट की बात करता हूँ। जब मैं डाई की बात करता हूँ तो मैं क्या किस यूनिट की बात करता हूँ कि उसमें डबल यूनिट है। जब ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, हेप्टा है, ऑक्ट है, नॉन है, डेक है, यानी कि बहुत सारी यूनिट। जब मैं बात करता हूँ इनसे भी ऊपर की कि बहुत सारी, उसमें हज़ारों यूनिट हो सकती हैं, सैकड़ों यूनिट हो सकती है, तो वहाँ पर एक वर्ड लगता है जिसका नाम होता है पॉली। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है कि पॉली
कहाँ पर यूज किया जाता है? तो पॉली वहाँ पर यूज किया जाता है जिसमें बहुत सारे मोनोमर, जिनकी n नंबर ऑफ मोनोमर, ठीक है। n नंबर का मतलब बहुत सारे, कुछ भी यहाँ पर आप संख्या नंबर रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो यहाँ पर हमने कॉमन की बात करी है, तो जब कॉमन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या भी ऐड हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हो CH2CH, यहाँ पर नीचे एक इथाइल ग्रुप लग गया। जब यहाँ की बात करी हमने CH2CH, यहाँ पर क्या लग गया? ब्यूटाइल ग्रुप लग गया। तो यहाँ पर ये ऐसे ही बढ़ता जाता है, जितने भी हम मोनोमर ऐड करते जाएंगे उतने ही ये लंबी चैन बनती जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं आइनोमर, ठीक है। आइनोमर, तो इसमें क्या होता है? CH2CH2 सिंगल बॉन्ड CH2C, और नीचे जो हमने लगा दिया आइनोमर का मतलब क्या है? आयनो यानी कि कोई आयन बना हुआ है, ठीक है। आयन का मतलब होता है जिस पर कोई चार्ज हो, चाहे वो प्लस का चार्ज हो चाहे वो माइनस का चार्ज हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम आयन। आयन में भी क्या होता है? एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, और तीसरी चीज़ होती है फ्री रेडिकल। तीन तरीके से हम आयनों को देखते हैं। अगर किसी पर प्लस का निशान है, किसी भी एलिमेंट पर अगर प्लस का निशान है तो उसे हम बोलते हैं कैटायन। अगर किसी पर माइनस का निशान है, साइन है, तो उसे हम बोलते हैं एनायन। अगर उस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इनकी। इसके बाद देखते हैं इथाइलिन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर। तो जब यहाँ पर ये कॉमन हो गया इथाइलिन, और जब हम सेकंड ये इसमें ऐड कर देते हैं तो कैसे मिलेगा? ये हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो ग्रुप नीचे जुड़ा हुआ है, ये जो ग्रुप नीचे जुड़ा हुआ है, ये जो ग्रुप होता है ये एस्टर ग्रुप होता है, ठीक है। आप लोगों को इसको भी याद आप रख सकते हो। जब भी COO CH3 हो या CH2 हो, C2H5 हो, या फिर इसके स्थान पर हम क्या भी लिख सकते हैं? COOR, ठीक है। तो जब ये ग्रुप कहीं पर भी आता है तो इसे हम बोलते हैं एस्टर ग्रुप, ठीक है। और उसका नाम में क्या ऐड हो जाता है? एट, एसीटेट, ठीक है। तो सॉरी, तो पॉलीप्रोपिलीन देखते हैं। तो प्रोपिलीन का मतलब होता है सॉरी, पॉलीप्रोपिलीन का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक कार्बन की बात करता हूं तो ये मैथ है, ठीक है। इसके नाम में हम क्या जोड़ देंगे? मैथ जोड़ देंगे। जब मैं दो कार्बन की बात करता हूं तो एथ जोड़ देंगे। जब मैंने देखा यहाँ पर इथाइलिन, ठीक है, तो इथाइलिन के स्टार्टिंग में आप एक वर्ड देख रहे हो एथ। यहाँ पर आप लोगों को ये फॉर्मूले देखने ही नहीं है, रटने ही नहीं है, इन्हें कुछ चीज़ें समझनी भी होती हैं, ठीक है, ताकि आप लोग इन्हें आसानी से याद भी कर सकें। जब मैं बात करता हूँ दो कार्बन की, तो यहाँ पर एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो दो कार्बन है, और दो कार्बन के लिए जो नाम ऐड होता है उसे होता है एथ, ठीक है। कोई भी जो भी उसका ग्रुप होगा उसके सामने हम एक वर्ड लगा देंगे एथ। जब तीन की बात करते हैं हम, तीन कार्बन कहाँ हैं? एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और एक कार्बन नीचे ये रहा। तो कितने कार्बन हो गए? तीन। तो जब तीन कार्बन आते हैं तो उसके नीचे लगाते हैं हम, उसके आगे लगाते हैं हम प्रोप, यानी कि तीन कार्बन के लिए प्रोप और चार कार्बन के लिए ब्यूट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पॉलीप्रोपलीन। इन का मतलब, इसका मतलब इनके बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम? पॉलीप्रोपिलीन। बात करते हैं हम पॉलीस्टायरीन की, ठीक है। तो स्टायरीन दो ग्रुपों से बनकर मिली होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो ये ग्रुप हो गया और नीचे बेंजीन ग्रुप हो गया। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया ग्रुप बन के, नया एक कंपाउंड बन के आता है जिसका नाम होता है स्टायरीन, ठीक है। स्टायरीन तो ये एक मोनोमर हो गया, लेकिन जब हम ऐसे ही बहुत सारे मोनोमर लेके एक चेन बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं, तो उसका नाम लिखते हैं हम पॉलीस्टायरीन, ठीक है। यहाँ पर स्टायरीन हो गया, ये सेम ग्रुप हो गया। मैं बात कर रहा हूँ कॉमन की, ठीक है। क्या हम लगाकर कुछ नया जो प्रोडक्ट है, जो मटेरियल है वो बन सकता है? एक्रिलो नाइट्राइल कोपॉलीमर, ठीक है। कोपॉलीमर की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को जरूर होगी। कोपॉलीमर का मतलब होता है, दो तरह के पॉलीमर हम देखते हैं, एक तो होमोपॉलीमर, एक कोपॉलीमर, ठीक है। ब्लॉक पॉलीमर काफ़ी होते भी हैं, लेकिन एक जो कॉमन होते हैं वो हम होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर को देखते हैं। होमोपॉलीमर का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक समान मोनोमर मिलकर एक नया पॉलीमर बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। जब दो या दो से अधिक डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट मोनोमर मिलकर एक नया पॉलीमर बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोपॉलीमर, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा PPCP,
PPCP, ये इंडस्ट्री में काफ़ी मटेरियल यूज होता है। तो PPCP का मतलब क्या है? इसका मतलब तो आप लोगों को पता होगा कि PP का मतलब क्या होता है, पॉलीप्रोपिलीन। लेकिन CP पे अगर आपकी जो गाड़ी है वो अटक जाती होगी कि CP का मतलब क्या होता है। तो CP का मतलब होता है कोपोलीमर, यानी कि मटेरियल तो वो PP ही है, लेकिन उसका कौन सा पॉलीमर है, वो कोपोलीमर है, ना कि होमोपोलीमर है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर स्टायरीन होगी। जब स्टायरीन में हमने क्या जोड़ दिया नीचे, CN, ठीक है, साइनाइड। तो जब हम साइनाइड जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, एक्रिलोनाइट्राइल कोपोलीमर, ये बन जाता है एक नया मटेरियल। इम्पैक्ट स्टायरीन, ठीक है, इम्पैक्ट से वर्ड आप लोगों को याद भी आ रहा होगा। हमने क्या किया था, एक लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पॉलीस्टायरीन जो GPPS थी उसमें हमने क्या मिलाया था, ब्यूटाडीन मिलाई थी, और उसमें बन क्या गया था, HIPS बन गया था वो। ठीक है, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो ये अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होगी। तो HIPS बन गया था। अब ये ब्यूटाडाइन हमने मिलाया क्यों था, ये इसलिए मिलाया था कि जो GPPS थी उसकी जो इम्पैक्ट क्षमता थी, इम्पैक्ट जो प्रॉपर्टी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो इसलिए हमने उसकी इम्पैक्ट प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, कितनी बढ़ गई थी, 7 गुना बढ़ गई थी। ठीक है, वो 7 गुना बढ़ गई थी, क्या मिला के, ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, इम्पैक्ट स्टायरीन, तो यहाँ पर क्या मिला दिया हमने, ब्यूटाडाइन। और जब ब्यूटाडाइन किस में मिलाई, स्टायरीन में मिलाई, तो क्या बन गई, इम्पैक्ट स्टायरीन बन। इसके बाद देखते हैं एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन। ठीक है, ABS भी हम इसे बोल सकते हैं। ये ABS का फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हो आप, स्टायरीन ये है, ठीक है, ब्यूटाडाइन ये है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये नाइट्राइल, यहाँ पर आप लोगों को एक्रिलोनाइट्राइल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इसके बारे में मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ABS होता है, अगर किसी इंडस्ट्री में ABS यूज होता है तो ABS से काफ़ी क्वेश्चन बनते भी हैं और काफ़ी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं। एक क्वेश्चन इनसे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्यूटाडाइन है, जो स्टायरीन है, और जो एक्रिलोनाइट्राइल है, इन तीनों का जो मिक्सचर होता है या परसेंटेज होती है, वो एक मटेरियल को बनाने के लिए इन तीनों की अलग अलग परसेंटेज क्या मिक्स की जाती है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दें, अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, CH2CH, और यहाँ पर नीचे क्या जुड़े हुआ है, ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसे हम बोलते हैं क्लोरो। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। यहाँ पर आ गया विनाइल क्लोराइड, पॉली यहाँ से हटा दिया गया, तो पॉली जब हट जाएगा तो क्या मतलब हो जाएगा कि हम किसी एक सिंगल मोनोमर की बात कर रहे हैं। विनाइल एसीटेट पॉलीमर, जब एसीटेट की बात आ गई, मैंने अभी ऊपर बताया है कि जब COOR या CH2, CH3, C2H5 वगैरह अगर जुड़े हों, एल्काइली ग्रुप जुड़े हों, तो उसे हम बोलते हैं एस्टर। वो कौन सा ग्रुप होता है, एस्टर ग्रुप होता है, उसे के नाम में हम क्या लगाते हैं, एसीटेट। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, हमारा एस्टर ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन हो गई और CH3, तो ये क्या बन गया हमारा, विनाइल एसीटेट कोपोलीमर। कोपोलीमर क्यों बना, क्योंकि ये एक सिंगल पॉलीमर है। अगर यहाँ पर भी सेम पॉलीमर होता, सेम मोनोमर होता, तो ये क्या बन जाता, होमो। लेकिन सेम तो नहीं है, यहाँ पर एक ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, कोपोलीमर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पॉलीविनाइल डाइन क्लोराइड। ठीक है, जब डाइन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम, मैंने क्या कहा था कि मोनो के लिए हम एक का यूज़ करते हैं और दो के लिए हम डाई का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो क्लोरीन है यहाँ पर दो जुड़ी होंगी, बिल्कुल यहाँ पर क्लोरीन दो ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, टेट्रा का मतलब होता है चार से, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ चार जुड़ी होगी, कौन जुड़ी होगी, फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन जो होगी वो कार्बन पर चार ग्रुप जुड़े होंगे, चार जुड़ी होंगी। तो देखते हैं चार हैं या नहीं है, CF2 दो तो हो गई, फिर यहाँ पर अगले कार्बन पे दो और जुड़ गई, तो +2, तो कितनी हो गई, चार। तो इसका नाम हमने क्या रखा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। दो कार्बन है तो इथाइलिन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरिनेटेड इथाइलिन प्रोपिलीन कोपोलीमर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम ग्रुप जो हमने लास्ट में देखा, क्योंकि हम कॉमन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर CF3 ऐड कर दिया गया।
ठीक है। तो यहाँ पर कोपॉलीमर क्यों आया, क्योंकि ये अलग है और ये बिल्कुल अलग है। तो अगर आपसे ये भी कहीं कर फॉर्मूला पूछा जाता है, स्ट्रक्चर पूछी जाती है, तो इसका फॉर्मूला भी आप बता सकते हो। और ये सारी जो भी फॉर्मूले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप अपनी डायरी में जो नोटबुक है उसमें ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत रेयर केस में ही मिलते हैं, ये जल्दी से मिलते नहीं हैं। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, या फिर आप PDF नोट करा के, PDF बुक करा के हमसे ले भी सकते हो व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। पॉलीक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथाइलिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, CF2 ट्राईफ्लोरो का मतलब 3 फ्लोरीन होनी चाहिए, 2 यहाँ पर हैं, 1 यहाँ पर है, और 1 क्लोरो की बात भी चल रही है। क्लोरो का मतलब 1 क्लोरीन भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, पॉलीविनाइल डाइन फ्लोराइड। तो यहाँ पर क्या है, पॉलीविनाइल, ये फ्लोरीन यहाँ पर ऐड है, ठीक है। पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसे पम्मा बोलते हैं, ठीक है, ये काफ़ी यूज होता है। तो पम्मा का फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा सा मैं फॉर्मूला भी समझा देता हूँ आप लोगों को। CH2C कार्बन, ऊपर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉलीमिथाइल, नाम में आ रहा है ना मिथाइल, तो यहाँ पर एक ऊपर मिथाइल का ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब मैं नीचे की तरफ चलता हूँ तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है COOCH3, यानी कि कौन सा ग्रुप है, भूलना नहीं है, एस्टर ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट, एक्रिलेट, एसीटेट, तो ये किस में आते हैं वर्ड, 8, जहाँ पर भी 8 वर्ड आप लोगों को मिलता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक एस्टर ग्रुप जुड़ा होगा। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, ये इथाइलिन ग्रुप हो गया, और यहाँ पर साइनाइड जुड़ा हुआ है, तो ये नाइट्राइल, ठीक है, इसे नाइट्राइल, जहाँ पर CN जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं नाइट्राइल, ठीक है, ये ग्रुप है एक, तो इसे बोलते हैं नाइट्राइल। अगर N इधर आ जाए, C इधर आ जाए, तो इसे हम बोलते हैं आइसो, ठीक है, आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसो में बदल जाता है जब इसकी क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। इसके बाद देखते हैं फिनोक्सीरेजिन। तो फिनोक्सीरेजिन यहाँ पर आप देख सकते हो इसका फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पर एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये बेंजीन है, यहाँ पर ये बेंजीन है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं दोनों, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हो। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले होते हैं, ये जब आप बनाना सीखते हो तो तभी आप लोगों को ये अच्छी तरीके से आते हैं, वरना ये याद करने में तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। इपॉक्सी रेजिन, ठीक है, इपॉक्सी का फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर इसे याद करना चाहो तो भी कर सकते हो, नहीं तो फिर ये पूछे नहीं जाते। जो बड़े बड़े फार्मूले होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते नहीं हैं, छोटे ही फार्मूले पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो पॉली 2,6 डाई मिथाइल फिनोलिन ऑक्साइड, PPO जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नाम है 2, 6 या 5, 1, 2, यहाँ पर ये वर्ड आते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो नाम लिखा हुआ है, ये IUPAC पद्धति में लिखा हुआ है, ठीक है। ये कॉमन नाम नहीं है इसका, ये IUPAC नाम होता है। और ये IUPAC जो नाम होते हैं लिखने बड़े आसान होते हैं, जब हम इनसे लिखना सीख लेते हैं तो कितना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड हो, हम उस स्ट्रक्चर हो, उसका नाम बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं। तो ये किसका है, ये PPO का फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो। जो IUPAC नाम होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, IUPAC, ठीक है। IUPAC भी कई बार बोल देते हैं ऐसे। पॉलीऑक्सीमिथाइल एसीटल, ठीक है, इसका यहाँ पर ये हो गया, इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद देखते हैं सेलुलोस ट्राईएसीटेट, ठीक है, एसीटेट फिर वर्ड आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं एस्टर ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये एस्टर ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो आप, ये स्ट्रक्चर सेम है दोनों की दोनों, लेकिन थोड़ा सा ये चेंज करके लिखी हुई है। इथाइल सेलुलोस, इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनी हुई है। इसके बाद में पॉलीकार्बोनेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार इंटरव्यू में इसके मोनोमर पूछे जाते हैं और इसकी स्ट्रक्चर भी पूछ ली जाती है, तो आप लोगों को इसे ज़रूर याद करना है। कुछ कॉमन है होते हैं जिन्हें आप लोगों को याद होनी ही चाहिए, ठीक है। जो भी मोनोमर है उसका या स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को पता होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पॉलीकार्बोनेट होता है उसमें हम क्या लेते हैं मोनोमर, एक तो हम बिस्फिनोल A लेते हैं, ठीक है, बिस्फिनोल A ये रहा, ठीक है। यहाँ पर एक बिस्फिनोल A लेते हैं और दूसरा फॉस्जीन गैस लेते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक वीडियो में कि फॉस्जीन गैस जो बनाई जाती है वो मिलती नहीं है,
आप लोगों ने सोचा कि हम लैब में जाएंगे और हमें फॉस्फीन गैस मिल जाएगी, तो ऐसा मिलती नहीं है, वो क्लोरोफॉर्म से बनाई जाती है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है CaCl3 होता है, तो ये क्लोरोफॉर्म के द्वारा बनाई जाती है। कई बार क्या होता था, पहले जब ऑपरेशन वगैरह करते थे तो हम क्लोरोफॉर्म यूज़ करते थे डॉक्टर वगैरह, तो जब क्लोरोफॉर्म यूज होती थी और इसका जो यूज़ किया जाता था वो निश्चेतक के रूप में, ताकि ऑपरेशन में जो पेशेंट है उसे प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कई बार क्या हुआ कि उस क्लोरोफॉर्म की वजह से कई जो पेशेंट थी उनकी जान चली गई। तो पता लगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता लगा कि जो क्लोरोफॉर्म थी उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, जो इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन थी उससे रिएक्ट किया और एक फॉस्फीन जहरीली गैस है वो बना ली, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो अब जो क्लोरोफॉर्म है बहुत कम यूज़ की जाती है मेडिकल पर्पज़ के लिए। ये अब जो है बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह में यूज होती है, लेकिन निश्चेतक के रूप में अब ये यूज नहीं होती। पुरानी फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि रुमाल पर छिड़क दी और मुंह पे लगा दी, वो क्लोरोफॉर्म ही हुआ करती थी। पॉलीइथाइलिन त्रिफटलेट, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, अनसैचुरेटेड पॉलीएस्टर। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कई बार आ जाते हैं तो उन्हें अनसैचुरेटेड भी बोल देते हैं। ठीक है, असम्मित, यहाँ पर देख सकते हो डाई एलिल फैथलेट। ठीक है, फैथलेट बोलते हैं इसे, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हो। वैसे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी जल्दी भी इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले होते हैं और इन्हें याद करने की आप लोगों को कोई आवश्यकता भी नहीं होती। पॉलीइथाइल, यहाँ देख सकते हो पॉलीयूरेथीन है, पॉलीयूरेथीन PU जो होता है। ठीक है, PU पाइप भी कई बार यूज़ किए जाते हैं और मेडिकल के पर्पज़ से भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कई बार क्या होता है कि जब मेडिकल में क्या होता है कि जब कोई चीज़ बाईपास की जाती है नलकी वगैरह लगा के, तो ये प्लास्टिक की नलकी होती है, नली होती है, ये PU की बनी होती है, ताकि ये, क्योंकि ये मेडिकल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब हम देखते हैं बहुत ज़्यादा और भी इम्पोर्टेंट है नायलॉन 6। ठीक है, तो नायलॉन 6 में हम देख सकते हो कि 5 जो ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, ये किसके लगे हुए हैं, मिथाइल के लगे हुए हैं। ठीक है, 5 कार्बन की ये चैन है, जहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा होता है। ठीक है, और इधर आप देख सकते हो ये कीटोन नहीं है, सॉरी, यहाँ पर NH2 भी है। तो इसका मतलब क्या है, जब CONH2 जब कहीं पर भी ये ग्रुप आ जाता है तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं अमाइड ग्रुप। ठीक है, तो याद रखना है। तो जब नायलॉन 6 की बात करते हैं तो इसमें कितने कार्बन है, नायलॉन 6 क्यों बोला जाता है इसे, इसमें कितने कार्बन है, इसमें 5 येरे और छठा येरा, तो इस नायलॉन 6 हो गया। और इसमें अमाइड ग्रुप, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि नायलॉन 6 को हम PA भी बोलते हैं। PA का मतलब होता है पॉली अमाइड, तो इसमें अमाइड ग्रुप होता है, इसलिए इसका नाम पॉली अमाइड भी होता है। नायलॉन 6 ग्रुप ये रहे, 6 इधर हैं, एक जो अमाइड ग्रुप है इधर लगा हुआ है, एक अमाइड ग्रुप इधर लगा होता है, इसलिए हमसे बोलते हैं नायलॉन 6। ये 66 नहीं होता है, ये 66 होता है। ठीक है, नायलॉन 610 होता है, यहाँ पर देख सकते हो 10 ग्रुप ये रहे और 6 ग्रुप ये रहे, इसलिए इसका नाम 610 होता है। आप लोगों ने कई बार कन्फ्यूजन होगी कि सर ये 6 क्यों लगा होता है, 6 क्यों लगा होता है, 610 क्यों लगा होता है, क्योंकि कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग ही ये यूज़ होता है। नाम जो बनेगा वो उसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेगा, उसके बेस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहाँ पर अगर 6 कार्बन होंगे तो इसका नाम 6 है। जब यहाँ पर 6 कार्बन इधर होंगे, 6 कार्बन इधर होंगे, तो यहाँ पर इसका नाम नायलॉन 6 हो गया। जब यहाँ पर 6 कार्बन इधर होंगे और 10 कार्बन इधर होंगे तो इसका नाम 610 हो गया। जब नायलॉन 11 की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या मिलता है, 10 कार्बन ये रहे और 1 कार्बन ये रहा, तो 11 कार्बन हो गए, इसलिए इसका नाम नायलॉन 11 है। ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कई बार, और आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, और आज आप लोगों को इसे समझ लेना अच्छी तरीके से। नायलॉन 12, 11 ये रहा और 1 कार्बन ये रहा, तो ये कितना हो गया, नायलॉन 12 हो गया। और मैंने बताया कि आप लोगों को अमाइड ग्रुप तो इसमें जुड़ा ही होगा। पॉलीइमाइड, ठीक है, ये अमाइड नहीं है, इमाइड है। ठीक है, तो इमाइड में क्या होता है, एक कार्बन, एक जो नाइट्रोजन से एक H कम हो जाता है, यहाँ पर NH2 मिलता है आप लोगों को, यहाँ पर N ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पर H नहीं है, सिर्फ N मिलता है, तो उसे बोलते हैं हम इमाइड। ठीक है, इमाइड बोलते हैं। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एक थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल है, तो यहाँ पर इसकी फॉर्मूला आप देख सकते हो। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर आप इसका देख सकते हो फॉर्मूला। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला देख सकते हो। और ये जो थर्मोसेट होते हैं इनका आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि थर्मोसेट जो मटेरियल है वो कम यूज होते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि कम है तो इसलिए पूछ लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं इंटरव्यू में ज़रूर आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो आप लोगों को इसका पता भी होना ज़रूरी है। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ पर आप सिलिकॉन देख सकते हो नीचे। ठीक है, एक सेकेंड,
यहाँ पर आप सिलिकॉन देख सकते हो, तो यहाँ पर सिलिकॉन का फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। तो ये जितने भी फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए हैं, आप जो इम्पोर्टेंट मैंने आप लोगों को मार्क किए हैं वो आप ज़रूर उन्हें नोट भी कर लें और उन्हें आप याद ज़रूर कर लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सा बॉन्ड कहाँ पर आएगा, क्लोरीन है तो क्या ग्रुप है तो क्या नाम हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी आप हमसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने केमिस्ट्री का एक जो लेक्चर है वो स्टार्ट किया है। हाई स्कूल की जो केमिस्ट्री मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी जल्दी से एक वीडियो उसकी आई है और जल्दी से सारी वीडियो आएंगी बहुत जल्दी करके। फिर मैं 11th एंड 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो वहाँ पर अगर आप उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो 12th की केमिस्ट्री, 11th 12th की केमिस्ट्री, तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की केमिस्ट्री के प्रति हो जाएगी। तो जितने भी मैंने फॉर्मूले आप लोगों को बताए हैं आप उन्हें नोट भी कर लें या PDF आप हमसे ले भी सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग ज़रूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।